बलगढ़ जो है वो मित्रों कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। देखिएगा अगला बिंदु, यहां तक कि रामकथा क्लियर होने के पश्चात बताओ अगला जो शासक बना कुछ समय के लिए तो उदा बना, लेकिन उदा के पश्चात बताओ कौन सा मल बना था? रायमल बना। और रायमल का शासनकाल 1468 से 1509 ईस्वी तक। रायमल के काल में केवल और केवल एक ही घटना होती है, और रायमल के काल में वो घटना क्या होती है देखना। रायमल के काल में सबसे पहले तो ध्यान रखना, रायमल का विवाह जब मैंने आपको बताया था 1452-53 में आमल बामल की संधि, उस समय मैंने बताया जोधा की पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी, और जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ विवाह होता, और यही श्रृंगार देवी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक बावड़ी का निर्माण करती है जिसे गोसुंडी की बावड़ी कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है। देखिएगा रायमल की पत्नी या रायमल की रानी श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। बताओ कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया? गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। ये रायमल में एक ही बात अपने को ध्यान में रखनी है, और ये श्रृंगार देवी, वेरी गुड, कितने लोगों को याद है? गिरधारी लाल कह रहे हैं जोधा की पुत्री। हाँ बिल्कुल सही है, जोधा की पुत्री बिल्कुल सही है। अगला मित्रों, रायमल के काल में कोई ऐतिहासिक घटना होती नहीं है। रायमल के ध्यान रखना 3 पुत्र थे। रायमल के वैसे तो बहुत पुत्र थे, लेकिन महत्वपूर्ण अगर पुत्रों में मैं बात करूं तो 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र पृथ्वीराज। बताओ कौन सा पुत्र है? पृथ्वीराज। और इन्हीं पृथ्वीराज को अपन बताओ कौन सा राजकुमार कहते हैं? उड़ना राजकुमार। यही पृथ्वीराज सिसोदिया कुंवर पृथ्वीराज जिसे अपन उड़ना राजकुमार कहते हैं। मित्रों पृथ्वीराज के बाद में पुत्र का नाम था जगपाल, और सबसे छोटा जो पुत्र था उनका नाम था संग्राम सिंह। बताओ रायमल की जब मृत्यु के करीब आए थे तब ये 3 प्रमुख पुत्र इनके जीवित थे। 3 प्रमुख पुत्र इनके बताओ क्या थे? जीवित थे। उनमें सबसे बड़ा पृथ्वीराज से छोटा जगपाल से छोटा बताओ कौन है? संग्राम सिंह है। अब राजपूताना में यह परंपरा थी कि राजा का जो बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा। तो बड़ा पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज को बनना चाहिए, या जगमाल को बनना चाहिए, या संग्राम सिंह को बनना चाहिए? तो बड़ा कौन है? पृथ्वीराज है, तो पृथ्वीराज को बनना चाहिए। मित्रों रायमल क्या करता है? रायमल किसी ज्योतिषी से पूछता है कि मेरे तीनों पुत्रों में सबसे योग्य पुत्र कौन सा है। तो इस रायमल को ज्योतिषी ने बताया कि आपका सबसे योग्य पुत्र बताओ कौन सा? सिंह है, संग्राम सिंह। जब रायमल ने यह बात राज दरबार में अपने तीनों पुत्रों के सामने रखी कि मेरा उत्तराधिकारी संग्राम सिंह होना चाहिए, तो पृथ्वीराज और जगपाल बड़े नाराज होते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि वास्तविकता में तो गद्दी पर अधिकार किसका होना चाहिए? पृथ्वीराज का होना चाहिए। अब जब ये ज्योतिषी की बात मानने की बात होने लगी तो इस जगमाल और पृथ्वीराज ने विरोध किया, और विरोध करने के पश्चात इस पृथ्वीराज और जगमाल के चाचा ने रायमल को कहा कि एक ज्योतिषी से पूछने से कुछ नहीं होगा, आप किसी दूसरे ज्योतिषी से पूछिए। मित्रों ये जो रायमल है, ये रायमल अपने पुत्रों के साथ में मेवाड़ में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है बिमल गांव। बताओ मेवाड़ का गांव जिसका नाम है बिमल गांव, और बिमल गांव में एक महिला रहती थी, उस महिला का नाम था देवली चारणी। बताओ उस महिला का नाम कौन सी चारणी ने? देवली चारणी पुजारिन। इसको चारणी पुजारिन भी कहते हैं। चारणी पुजारिन कह दो सीधा, परीक्षा में पूछा गया है, और चारणी पुजारिन ही नाम आया था। चारणी पुजारिन के पास में रायमल जो है अपने पुत्रों को लेकर जाता है,
और इस बेमल गांव की चारणी पुजारिन से पूछते हैं कि मेरे तीनों पुत्रों में सबसे योग्य पुत्र कौन है। तो ये चारणी पुजारिन क्या कहती है, आपके तीनों पुत्रों में सबसे योग्य पुत्र जो है वो सबसे योग्य पुत्र संग्राम सिंह है। अर्थात राणा सांगा जो है, उस राणा सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी बताओ कौन कर देती है, चारणी पुजारिन कर देती है। अब जैसे ही चारणी पुजारी ने यह घोषणा की तो मित्रों ये पृथ्वीराज और जगमाल गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और सांगा के ऊपर आक्रमण करके राणा सांगा की, ये संग्राम सिंह जो है यही आगे जाके राणा सांगा कहलाएंगे, संग्राम सिंह के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और संग्राम सिंह की एक आंख फोड़ देते हैं। बताओ क्या फोड़ देते हैं, एक आंख फोड़ देते हैं। तो इतिहास में एक आंख का राजा बताओ किसको कहते हैं, राणा सांगा को कहते हैं। दोनों भाई मिलकर के संग्राम सिंह को क्या कर रहे हैं, मारने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए संग्राम सिंह यहां से निकलता है और यहां से निकल करके मित्रों ये कुंभलगढ़ की तरफ जाता है। और कुंभलगढ़ में भी जब दोनों भाइयों ने पीछा किया तो ये अज्ञातवास में चला गया और अज्ञातवास में ये बताओ कहां पर चला जाता है, श्रीनगर। और श्रीनगर बताओ कहां पर पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। श्रीनगर बताओ कहां पर पड़ता है, अजमेर में। यानी दोनों भाई संग्राम को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो संग्राम सिंह यहां से निकलते हैं लेकिन दोनों भाई पीछा करते हैं तो ये अज्ञातवास में आ जाता है जहां पर किसी को पता ही नहीं चले, श्रीनगर आ जाता है। मित्रों ऐसा कहते हैं कि राणा सांगा पूरे दिन से भटक रहे थे, इस कारण वो थक करके श्रीनगर के बाहर, श्रीनगर अजमेर के पास में आराम कर रहे थे। अपने घोड़े को साइड में बांध दिया और पेड़ के नीचे आराम से अपने नींद ले रहे थे। और उसी समय जब राणा सांगा गहरी निद्रा अवस्था में श्रीनगर के पास सो रहे थे तो कहते हैं कि एक काला सांप आता है और काला सांप आकर के सांगा के गर्दन के पास में खड़ा हो जाता और अपनी फण जो थी वो राणा सांगा के ऊपर कर देता है। यानी राणा सांगा के ऊपर पास में एक काला सांप बैठा है जो कि फण किए हुए बैठा है, लेकिन सांगा को डस नहीं रहा है। उसी समय वहां से कोई राहगीर गुजर रहे थे। राहगीरों ने जब इस दृश्य को देखा तो राहगीरों के हाथ पांव फूल गए। बोला अभी सांप को क्या किया जाए, ये सांप तो इस व्यक्ति को डस जाएगा। मित्रों वो राहगीर श्रीनगर ठिकाने के ठाकुरे करमचंद पंवार के पास पहुंचते हैं। इस श्रीनगर अजमेर ठिकाने का जो ठाकुर था उस ठाकुर का नाम था करमचंद पंवार। इस करमचंद पंवार के पास पहुंचते हैं और करमचंद पंवार को इस घटना से अवगत करवाते हैं। करमचंद पंवार अपने सैनिकों के साथ उस स्थान पर पहुंचता है जहां सांगा गहरी निद्रा में सो रहा है। करमचंद ने भी यह दृश्य देखा, जैसे तैसे करके सांप को वहां से भगाया गया। संग्राम सिंह को उठाया गया और पूछा गया कि हे महाबली तू है कौन है, हे महाबली तू है कौन। तो उसने कहा कि मैं मेवाड़ का राजकुमार हूं संग्राम सिंह, जो मेरे भाइयों से बचकर यहां आया हूं। तो ऐसा कहते हैं कि करमचंद पंवार ने संग्राम सिंह के पास में अपने पास में शरण दी और राणा सांगा का अब लालन पालन भी बताओ किसके द्वारा किया जाता है, श्रीनगर अजमेर निवासी करमचंद के पंवार पर धीरे धीरे सांगा बड़ा होता है। और जैसे ही 1509 ईस्वी में अपने पिता रायमल की मृत्यु होती है, अपने पिता रायमल की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक संग्राम सिंह बन जाता है, जिसको अपन इतिहास में राणा सांगा के नाम से जानते हैं। बताओ किसके नाम से जानते हैं, राणा सांगा के नाम से जानते हैं। तो यहां तक की बातें लिख लेते हैं, ऊपर वाली बात तो लिख ली, सीधा लिख देता हूं मित्रों। रायमल के तीन पुत्र, पहला पृथ्वीराज जिसे अपन उड़ना राजकुमार भी कहते, पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार, यानी ये युद्ध गति में दुश्मनों के ऊपर तेज तरार आक्रमण करता था, इस कारण इसे बताओ कौन सा राजकुमार कहते हैं, उड़ना राजकुमार। नंबर 2 पर जगपाल और नंबर 3 पर बताओ कौन है, संग्राम सिंह। नंबर 3 पर हो गया अपना कौन सा सिंह है, संग्राम सिंह। नेक्स्ट, संग्राम सिंह के शासक बनने की भविष्यवाणी। संग्राम सिंह के शासक बनने की भविष्यवाणी, शासक बनने की भविष्यवाणी बेमल गांव की
बिमल गांव की चारणी पुजारी ने किया। चारणी पुजारी ने किया। नेक्स्ट, सांगा अपने भाइयों से बचकर श्रीनगर अजमेर चले जाते हैं। श्रीनगर अजमेर करमचंद पंवार की संरक्षण में। करमचंद पंवार के संरक्षण में। नेक्स्ट, 1509 ईस्वी में रायमल की मृत्यु। बताओ 1509 ईस्वी में रायमल की बताओ क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहां तक की बातें अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखना, ये कुछ बातें जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इतना समय ना दिया करे स्क्रीनशॉट के लिए। जिसको भी लेना जल्दी से ले लें। अब रायमल की मृत्यु के बाद में अपना महत्वपूर्ण शासक है राणा सांगा, जिसे अपन फाइटर मैन भी कहते हैं। देखना, इतनी फाइट करेगा, इतना युद्ध लड़ेगा राणा सांगा, या इन्हीं को कह सकते हैं संग्राम सिंह। और ये जो है 1509 से 1528 ईस्वी तक, 1509 से लगा करके 1528 ईस्वी तक शासक बनते हैं मित्रों। अब देखना, चार बातें तो इनकी पहले लिख देते हैं। एक तो राणा सांगा की उपाधि ध्यान रखना। राणा सांगा की उपाधि थी हिंदू पत। बताओ राणा सांगा की उपाधि कौन सी पत थी? हिंदू पत। हिंदू सुल्तान किसकी उपाधि थी? राणा कुंभा की। मित्रों, अभी 2017 का जो सेकेंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें प्रश्न आया, हिंदू पत उपाधि थी। ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा राज सिंह, ऑप्शन सी राणा प्रताप और ऑप्शन डी राणा उदय सिंह। राणा सांगा उसमें विकल्प ही नहीं आया, जबकि ये उपाधि किसकी है? सांगा की। तो अगर सांगा विकल्प में नहीं हो तो आपका उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप, ये भी ध्यान रखना। लेकिन मुख्यतः हिंदू पत तो सांगा की उपाधि है, जबकि हिंदू सुल्तान किसकी उपाधि है? राणा कुंभा की उपाधि है। नंबर 2, कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिक भग्नावेश कहा। राणा सांगा को सैनिक भग्नावेश कहा। बताओ क्या कहा? सैनिक भग्नावेश कहा। इस सैनिक भग्नावेश का अर्थ क्या होता है? सैनिक भग्नावेश कहा, इसका अर्थ क्या होता है? सैनिक टूटा फूटा। यानी राणा सांगा के शरीर पर बताओ कितने घाव थे? 80 घाव। राणा सांगा के शरीर पर खानवा के युद्ध में 80 घाव देख करके कर्नल टोड ने कहा कि सैनिक तो भग्नावेश है। भग्नावेश का देखो, राजस्थानी भाषा में जब कोई दो व्यक्ति लड़ते हैं, आपस में मारपीट होते हैं, तो मारवाड़ी भाषा में क्या कहते हैं? देख बेचारे को बांग दिया। बताओ क्या कर दिया? बांग दिया। बांग दिया का अर्थ क्या होता? बंगावा। बंगावा यानी बंगुर, बंगुर यानी टूटा हुआ। तो भग्नावेश का अर्थ है कि शरीर में तो एक कोई ऐसा अंग ही नहीं बचा जहां घाव नहीं था। इस कारण टूटा फूटा सैनिक यानी बंगावा सैनिक भग्नावेश कहा। कथन किसका है? टोड का। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है, यह भी ध्यान रखना है। देखिएगा अगला बिंदु देखना, कर्नल टोड के बाद में राणा सांगा को एक आंख का शासक कहा जाता। राणा सांगा को एक आंख का, बताओ क्या कहा जाता? एक आंख का शासक कहा जाता। और अब राणा आंका को एक आंख का क्यों कहा जाता? क्योंकि आपको पता है दोनों भाइयों ने मिलकर इसकी एक आंख क्या कर दी थी? फोड़ दी थी मित्रों। यहां तक की बातें अपने को साधारण रूप से पता होनी चाहिए। अब आते हैं अपन सीधा का सीधा।
सीधा का सीधा राणा सांगा ने रावल की उपाधि किसको दी? आगे बैठ रहे बेटा, रावल की उपाधि दी थी राणा सांगा ने। अभी बता रहे हैं आगे। सिपाही का आंसर क्वालिटी नहीं है, प्लीज नहीं आ रही है। अरे अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ। अब देखना अगला बिंदु राणा सांगा, और राणा सांगा जो है सांगा के समकालीन शासकों की बात करते हैं कि राणा सांगा के समकालीन कौन कौन से शासक हैं और राणा सांगा के युद्ध अभ्यास कौन थे। क्योंकि राणा सांगा जो है इनके काल में निर्माण कार्य तो नहीं होते, निर्माण कार्य तो होते नहीं, क्योंकि इनके जीवन का अधिकांश समय युद्धों में ही बिताता था। लड़ाकू शासक, एक मिनट भी चैन से नहीं बैठते थे, जब तक लड़ते नहीं थे नींद भी नहीं आती थी। तो ये राणा सांगा, इसका सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध देखते हैं। राणा सांगा का दिल्ली वालों के साथ क्या संबंध था? देखना, सांगा के समकालीन दिल्ली में 3 शासक आए। राणा सांगा के समकालीन दिल्ली में सबसे पहले आया सिकंदर लोदी। बताओ सबसे पहले कौन आया था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के पश्चात दिल्ली में राजा बना था इब्राहिम लोदी। बताओ दिल्ली का शासक कौन बना था? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के पश्चात दिल्ली में शासक बना था बाबर। बताओ दिल्ली में शासक कौन बना था? बाबर। ये 3 सांगा के समकालीन दिल्ली के शासक आते हैं। महाराणा राणा एक ही है क्या? हाँ, महाराणा राणा एक ही है। सर स्क्रीनशॉट लेने दो प्लीज, हट जाओ प्लीज सर जी प्लीज। अरे मेरे पुलिस के जवान ले, आराम से ले, आराम से फुल क्वालिटी में स्क्रीनशॉट ले, ध्यान रखिएगा। फुल ले लिया बे, आराम से ले लिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखना, सिकंदर लोदी जब तक दिल्ली का शासक था, सिकंदर लोदी बड़ा अच्छा शासक था। अपने गुरुजी करते जाम्बोजी के शरण में भी सिकंदर लोदी आया था, जसनाथ जी की शरण में भी सिकंदर लोदी आया था। सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी के कहने पर जीव हत्या पर रोक भी लगाई थी। बड़ा सरल स्वभाव का शासक था। यानी जब तक सिकंदर लोदी था तब तक दिल्ली में राणा सांगा का कोई भी क्या नहीं होता, युद्ध नहीं होता। लेकिन राणा सांगा के समकालीन 1517 में दिल्ली का शासक बन जाता है इब्राहिम लोदी। तो ये जो इब्राहिम लोदी शासक बनता है, ये इब्राहिम लोदी कौन सी नीति का शासक था? साम्राज्यवादी विस्तार नीति का शासक। साम्राज्यवादी विस्तार नीति का शासक बताओ कौन था? साम्राज्यवादी विस्तार नीति का शासक था इब्राहिम लोदी। और अब इब्राहिम लोदी जब अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार करना चाहते हैं तो इब्राहिम लोदी राणा सांगा की तरफ बताओ क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। और राणा सांगा के ऊपर आक्रमण करते हैं तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में पहला युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम था खातौली का युद्ध। बताओ कौन सा युद्ध है? खातौली का युद्ध। और कल परसों ही आपने देखा होगा, कल ही देखा होगा कि खातौली में चंबल नदी में नाव डूबने से कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। वो यही खातौली है जहां पर राणा सांगा ने इस इब्राहिम लोदी को धूल चटाई थी। बताओ क्या चटाई थी? धूल चटाई थी। ये बताओ खातौली का युद्ध कब होता है? ये खातौली का युद्ध तो 1517 ईस्वी में होता है। मित्रों, ये खातौली स्थान कहां पर पड़ता है? खातौली स्थान जब युद्ध हुआ था उस समय ये खातौली तो बूंदी में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में तो खातौली कहां पड़ता है? वर्तमान में खातौली तो कोटा में पड़ता है। वर्तमान में बताओ कहां पर पड़ता है? कोटा में। और ये युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? एक तरफ तो अपने राणा सांगा है और राणा सांगा के सामने मात खाने के लिए, यानी वीरू भाई वीरेंद्र सहवाग को चौके छक्के लगाने के लिए बताओ कौन सा गेंदबाज मिला है? इब्राहिम लोदी। और बताओ इब्राहिम लोदी को सांगा छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ा रे। वीरेंद्र सहवाग अख्तर को छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। यानी सबसे पहले राणा सांगा बताओ कौन सा युद्ध जीतते हैं? खातौली का युद्ध जीतते हैं। खातौली और वर्तमान में कहां पर है? कोटा में है। और युद्ध के समय कहां पर थी? बूंदी में। युद्ध का कारण क्या है? क्योंकि सिकंदर लोदी जो है वो अपने राज्य इब्राहिम लोदी जो है अपने राज्य की सीमा का विस्तार करना चाहता है, और सीमा का विस्तार वो भी मेवाड़ की तरफ।
वो भी मेवाड़ की तरफ, यानी फुलटोस फेंकना चाहता और वो भी सहवाग के सामने। बताओ अंजाम क्या होना है, अंजाम गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जानी है मित्रों। देखिएगा, अब इब्राहिम लोदी खातोली युद्ध में पराजित हो गए, तो इब्राहिम लोदी मित्रों ध्यान रखना फिर से अपनी पराजय का बदला लेने के लिए, बताओ मलिंगा के सहवाग ने एक ही ओवर में 5 चौके लगाए, लेकिन मलिंगा ने लगातार 5 यॉर्कर फेंकी थी। ये इब्राहिम लोदी भी वही करने वाला है। एक बार हार गया तो दोबारा से ट्राई करता है, लेकिन सामने तो सहवाग है। राणा सांगा पर दूसरा आक्रमण होता है और अपनी खातोली पराजय का बदला लेने के लिए दोबारा से इब्राहिम लोदी सांगा पर आक्रमण करता है। इस युद्ध को बताओ कौन सा युद्ध कहते हैं? बाड़ी का युद्ध कहते हैं मित्रों। जो बाड़ी का युद्ध होता है, ये बाड़ी का युद्ध बताओ कब होता है? ये 1518 और 1519 दोनों विकल्प में आने पर 1518, क्योंकि गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि युद्ध 2 बार हुआ था, 18 और 19 में, इसलिए 18-19 दोनों मैंने लिख दिया। लेकिन एक अगर ऑप्शन में चुनना हो तो एक बताओ कौन सा चुनना पड़ेगा? 18। ये बाड़ी तो स्थान कहां पड़ता है? बाड़ी स्थान तो धौलपुर में पड़ता है। बताओ बाड़ी स्थान तो कहां पर पड़ता है? धौलपुर में पड़ता है। मित्रों ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो एक तरफ वीरेंद्र सहवाग यानी राणा सांगा है और सामने शोएब अख्तर यानी इब्राहिम लोदी है। बताओ कौन सा लोदी है? इब्राहिम लोदी। और जब जब सहवाग और अख्तर में टक्कर हुई तब तब इस युद्ध में विजेता कौन हुआ था? विजेता तो अपना राणा सांगा हुआ था। विजेता बताओ कौन सा सांगा हुआ था? राणा सांगा। ये 2 प्रमुख युद्ध, ये 2 प्रमुख युद्ध मित्रों ध्यान रखना किस किस के बीच लड़े गए? राणा सांगा और दिल्ली सल्तनत के बीच में लड़े गए थे। यहां तक का घटनाक्रम सबको क्लियर होना चाहिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सीधा समकालीन शासक सिकंदर लोदी, यहां पर लिख दो संघर्ष नहीं हुआ, और संघर्ष नहीं हुआ तो सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी आया इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी आया तो इब्राहिम लोदी 2 बार पराजित हुआ खातोली और बाड़ी में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। अरे वीर विनोद का राइटर कौन है? जितेंद्र मीणा बेटा श्यामल दास है, 50 बार बता दिया। ग्रंथ वीर विनोद का शासक कौन है? कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास जो भीलवाड़ा के निवासी थे, जिनको कवि राजा की उपाधि मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने दी थी, और इसके अलावा EIC ने भी इनको 2-3 उपाधियों से सम्मानित किया। अब देखो दोस्तों वापस से चलते हैं मैदान में, वही घोड़े वही मैदान। ये रहा अपना राणा सांगा, और राणा सांगा कब से कब तक शासक रहा था? राणा सांगा तो 1509 से लगा करके 1528 ईस्वी तक मेवाड़ का बताओ क्या रहा था? शासक रहा था। अब देखो दिल्ली में कौन बेटा? दिल्ली में इब्राहिम लोदी बेटा। और इब्राहिम लोदी तो कितनी बार हार गया? इब्राहिम लोदी तो 2 बार हार गया। 2 बार हार गया। तब मित्रों 2 व्यक्ति जो पंजाब के सूबेदार थे, एक व्यक्ति का नाम था आलम खां लोदी, एक व्यक्ति का नाम बताओ कौन सा लोदी? आलम खां लोदी। और दूसरे व्यक्ति का नाम था दौलत खां लोदी। बताओ एक का नाम तो आलम खां लोदी, तो दूसरे का नाम बताओ कौन सा लोदी था? दौलत खां लोदी। ये दोनों के दोनों पंजाब के सूबेदार थे, और अब इनको ये बेस सता रहा है कि राणा सांगा दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लेगा, क्योंकि इब्राहिम लोदी दिल्ली का राजा है, और जो दिल्ली का राजा होता है वही भारत का प्रधान कहलाता है। अगर दिल्ली में मुस्लिम सत्ता स्थापित है तो ऐसा माना जाएगा कि पूरा भारत ही मुस्लिम सत्ता से घिरा हुआ है। अगर दिल्ली में हिंदू सत्ता है तो पूरा देश ही हिंदू सत्ता में माना जाता। इसलिए लोदी वंश के शासकों को, अन्य छोटे मोटे मुस्लिम शासकों को मन ही मन ये डर सताने लगा कि अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन लाल किले पर झंडा सांगा लहराएगा।
यानी सांगा का अगला टारगेट इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली छीनने का था, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की है। दिल्ली बताओ किसकी है? दिल वालों की। और राणा सांगा दिल्ली पर क्या करना चाहता था? अधिकार करना चाहता था। इस कारण आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी दिल्ली से मुस्लिम सत्ता को बचाने के लिए, केंद्रीय सत्ता को मुस्लिमों के हाथ में रखने के लिए ये मित्रों निवेदन करते हैं मोहम्मद जाहिरुद्दीन बाबर के सामने। बताओ किसके सामने निवेदन करते हैं? बाबर के पास जाते हैं और बाबर को कहते हैं बाबर भारत आ। क्यों बाबर को क्यों बुलाया जा रहा है? वीरेंद्र सहवाग के सामने स्पिनर को क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि स्पिनर की गेंद पर सहवाग कैच आउट होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए बाबर को बुलाया गया। क्योंकि उस समय बाबर के पास में तोप खाना था। पूरे विश्व में उस समय किसी के पास तोप खाना नहीं था, गोला बारूद नहीं थे, हथियार नहीं थे। उस समय बाबर के पास में हथियार थे। अगर बाबर भारत आ जाए और दिल्ली का राजा बन जाए तो दिल्ली सत्ता पर हिंदुओं का अधिकार होने से वंचित किया जा सके। आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी का न्योता पाकर बाबर उस समय बताओ कहां पर था? काबुल। काबुल कहां की राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी। आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी का न्योता पाकर के बाबर भारत आता है। अब बाबर भारत आया है तो बाबर को कहां का राजा बनाना पड़ेगा? दिल्ली का राजा बनाना पड़ेगा। और बाबर को अगर दिल्ली का राजा बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले किसको हटाना पड़ेगा? इब्राहिम लोदी को हटाना पड़ेगा। क्योंकि इब्राहिम लोदी रहा तो सांगा चुटकियों में उड़ा देगा। अब बाबर को राजा बनाना है तो बाबर को राजा बनाना है तो आलम लोदी और दौलत खां लोदी के सामने चुनौती किसकी है? इब्राहिम लोदी को हटाने की। बाबर भारत आते ही इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करता है और आक्रमण जिस स्थान पर होता है उसे कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। बताओ कौन सा युद्ध है? पानीपत का प्रथम युद्ध है। और यह होता है 1 अप्रैल 1526 में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 1 अप्रैल 1536 में। यह पानीपत तो वर्तमान में कहां पड़ता है? पानीपत तो वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। यह युद्ध किस किस के मध्य होता है? एक तरफ तो बाबर है और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी है। बताओ एक तरफ तो बाबर है, दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी है। और इस युद्ध में मित्रों बताओ विजेता कौन हो जाता है? इस युद्ध में विजेता बाबर हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि बाबर के पास मात्र 40,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोदी के पास में 1,20,000 सैनिक थे। फिर भी बाबर ने लोदी की धज्जियां उड़ा के रख दी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि बाबर के पास इस युद्ध में तोप थी और तोप के सामने बताओ तलवार और भाले कहां तक टिकेंगे? अरे तोप के सामने तलवार भाले क्या करेंगे? तोप से सैकड़ों हजारों सैनिकों को एक साथ बाबर उड़ाता गया और इस युद्ध में फतेह हासिल करता है। भारत के इतिहास की पहली घटना पानीपत का प्रथम युद्ध है जिसमें गोला और बारूद का प्रयोग हुआ था। इससे पहले भारत के सभी युद्ध तलवार तीर भालों से लड़े गए, लेकिन पहली बार तोप खाने का प्रयोग, गोला बारूद का प्रयोग भारत के इतिहास में कौन से युद्ध में होता है? पानीपत के प्रथम युद्ध में होता है। और तोप कौन चलाता है? बाबर चलाता है। तोप को चलाने वाला व्यक्ति तोपची कहलाता है। और बाबर का जो तोपची था, बाबर के तोपची का नाम था मुस्तफा अली। बताओ बाबर के तोपची का नाम था मुस्तफा अली और एक तोपची का नाम था अपने अली खां। ये बाबर के दो तोपची थे। इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में पराजित करता है और इब्राहिम लोदी को दिल्ली की राजगद्दी से हटा देता है। और अब दिल्ली में बताओ कौन आया है? बाबर आया है। अब दिल्ली में बाबर बैठा है और मेवाड़ में बताओ कौन बैठा है? सांगा बैठा है। मेवाड़ में सांगा और दिल्ली में बाबर। अब होगा कांटे का मुकाबला, अब होगा खतरनाक संघर्ष, अब होगा आईपीएल का फाइनल। देखते हैं कौन बनता है विजेता। लेकिन एक बार ये जो प्रो लीग चल रही है, इससे पहले का सीधा प्रसारण आप सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखो यहां तक का घटनाक्रम लिख देता हूं मैं 2 लाइनों में, सीधा थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। क्या लिखना है? इब्राहिम लोदी की लगातार 2 पराजयों से, इब्राहिम लोदी की लगातार
दो पराजयों से परेशान होकर, पराजयों से निराश होकर, पराजय से निराश होकर पंजाब के सूबेदार, पंजाब के सूबेदार, पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी व आलम खां लोधी ने, दौलत खां लोधी व आलम खां लोधी ने, दौलत खां लोधी व आलम खां लोधी ने मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, पूरा नाम क्या था? मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर को भारत आने का न्योता दिया, भारत आने का न्योता दिया। नेक्स्ट, बाबर उस समय काबुल अफगानिस्तान का शासक, बाबर काबुल अफगानिस्तान का शासक, काबुल अफगानिस्तान का शासक। यहां तक लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। कहां बढ़ूं बेटा? आगे सबको लेके बढ़ना पड़ेगा ना आगे। रेशमा कह रही है आगे बढ़ो, रेशमा मीणा आगे बढ़ रहे हैं रेशमा, लेकिन बाकी वाले कांस्टेबल पीछे रह गए, उनको वापस साथ लेने पड़ेंगे ना। हाँ, यहां तक स्क्रीनशॉट लेने दो। अरे ले ले भाई स्क्रीनशॉट, 5 बार ले ले भाई, कितनी बार ले ले? 5 बार ले ले। गागरोन का किला किसके पास था इस टाइम? बेटा गागरोन का किला सांगा का जवाई था, सांगा का बेनोई था। अपन चर्चा करेंगे जिनका नाम था अचलदा, अपने जो है गागरोन के किला जो सांगा का पावना था उसके पास था, उस पर भी चर्चा करेंगे। गागरोन का युद्ध आएंगे। अब देखिएगा सर, बार बार एक ही चीज मत बताओ। अरे बेटा लिखना पड़ रहा है, क्या कर रहे हैं? शेर दाड़ रहा है, शेर हमेशा दाड़ता रहेगा, शेर हमेशा दाड़ता रहेगा, चिंता मत करो। अगला बिंदु देखो दोस्तों, सीधा पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये हुआ था अप्रैल 1526। बताओ कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। स्थान जल्दी से लिख लेना। स्थान बताओ कहां पर पड़ता है? हरियाणा। बताओ स्थान कहां पर पड़ता है? हरियाणा में। नेक्स्ट, मध्य किस किस के हुआ था? एक तरफ है बाबर, सामने कौन है? इब्राहिम लोदी। बाबर और बाबर के सामने बताओ कौन है? इब्राहिम लोदी। बाबर इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट, विजेता, विजेता बाबर। नेक्स्ट, नीचे नोट लगाकर, भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में सर्वप्रथम तोपखाना का प्रयोग, सर्वप्रथम तोपखाना का प्रयोग इसी युद्ध में हुआ, इसी युद्ध में हुआ, इसी युद्ध में हुआ। नेक्स्ट, अगला बिंदु, बाबर के तोपची, तोप को चलाने वाले व्यक्ति क्या कहते हैं? तोपची कहते हैं। और बाबर के तोपची मुस्तफा अली, मुस्तफा अली, और दूसरा बताओ कौन सा खां था? अली खां था। नेक्स्ट, इस युद्ध के पश्चात, इस युद्ध के पश्चात बाबर ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार किया, दिल्ली व आगरा पर अधिकार किया। बताओ कहां पर अधिकार किया? दिल्ली व आगरा पर अधिकार किया। सर दोबारा मत लिखाओ, ऐसे कोर्स नहीं होगा, हम डायग्राम से लिख लेते हैं। बेटा राजेश सबको लिखवाना पड़ता है, क्या करें अब, एक एक आदमी की प्रॉब्लम पर्सनली। कोर्स की आप चिंता मत करो, बिल्कुल विधिवत रूप से
बिल्कुल विधिवत रूप से पूरा कोर्स 50 दिन में आपका पूरा हो जाएगा। कोर्स को लेकर आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो 1.5-2 लाख विद्यार्थी हो आप, एक एक की समस्या का समाधान तो कैसे किया आप भी समझ रहे हो, कैसे समाधान कोई समाधान जो है वो अपना हो नहीं सकता, सबका कॉमन समाधान चलता है। पानीपत खुद जिला है हरियाणा में, पानीपत सोनीपत ध्यान रखना, वहां पर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब देखना ये कुछ घटनाक्रम हुआ है, अब वापस आ जाइए अपने मूल घटनाक्रम के ऊपर, और अपना मूल घटनाक्रम वही है। इधर तो है राणा सांगा, अब बताओ इधर तो कौन है, राणा सांगा, और राणा सांगा का जो शासनकाल है वो है 1509 से 1528, और सांगा के समकालीन जो शासक बन गया अब दिल्ली में बताओ कौन आया है, बाबर। अब होगा कांटे का मुकाबला, अब होगा कांटे का मुकाबला। देखना बाबर और सांगा दोनों में क्या होता है, टक्कर कहां से होती, टक्कर होती यहां पर एक स्थान पड़ता, उस स्थान का नाम था बयाना। बताओ इस स्थान का नाम क्या था, बयाना। बयाना का किला जहां पर राजस्थान का पहला विजय स्तंभ स्थित है, राजस्थान में उषा मस्जिद स्थित है, उषा मंदिर है। इस बयाना के किले के ऊपर मित्रों ध्यान रखना अधिकार किसका है, राणा सांगा का, और राणा सांगा का मुस्लिम सरदार यहां पर शासन कर रहा था। लेकिन बाबर की जो सेना है वो बाबर की सेना मित्रों आगरा से लौट रही थी और आगरा से दिल्ली जा रही थी, और उस समय सेना का सेनापति था इश्क आका। बताओ सेना का सेनापति कौन था, इसके आका। यानी बाबर की सेना आगरा से दिल्ली जा रही है और रास्ते में किला आया बयाना का किला। बयाना का किला किसके अधीन था, राणा सांगा के अधीन है। और मित्रों ये इश्क आका क्या करता है, इस बयाना दुर्ग की घेराबंदी कर लेता है। बयाना दुर्ग की घेराबंदी करता है तो बयाना का सरदार भी मुस्लिम सरदार था, ये इश्क आका के साथ मिल जाता है और इश्क आका को बताओ कौन सा किला सुपुर्द कर देता है, बयाना का किला क्या कर देता है, सुपुर्द कर देता है। जब इस बात की सूचना राणा सांगा को लगती है कि धोखा हुआ है, बयाना का किला बाबर के सेनापति इश्क आका ने हड़प लिया है, तो मित्रों सांगा का दिमाग गर्म होता है। सांगा अपनी सेना को बयाना भेजता है, इधर से बाबर की सेना इश्क आका के नेतृत्व में आ रखी है और यहां पर एक युद्ध हो जाता है। इस युद्ध का नाम है बयाना का युद्ध। बताओ कौन सा युद्ध है, बयाना का युद्ध। और बयाना तो कहां पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है, जहां पर नील की खेती के अवशेष भी मिले हैं, गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार भी मिले हैं। यहां पर एक युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 को। इस युद्ध को अपन कहते हैं बयाना का युद्ध। एक तरफ सांगा तो दूसरी तरफ इश्क आका। मित्रों यहां पर लिख सकते हैं राणा सांगा। ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ, ये युद्ध हुआ था मित्रों राणा सांगा, और राणा सांगा के सामने बाबर खुद नहीं था, राणा सांगा के सामने बाबर का सेना नायक है और बाबर के सेना नायक का नाम था इश्क आका। इश्क आका के अलावा ध्यान रखना मेहंदी ख्वाजा भी साथ में था। इश्क आका के अलावा बाबर का दुर्ग रक्षक जिनका नाम था मेहंदी ख्वाजा, ये भी साथ में था। ये सारी बातें हो गई। राणा सांगा आता और मित्रों इस दुर्ग की घेराबंदी करके बाबर के सैनिकों को इतने बुरी तरीके से मारता है, इतनी बुरी तरीके से पिटाई करता है, जिस प्रकार पहले सरकारी स्कूल में पीटीआई जी करते थे, उसी प्रकार राणा सांगा जो है बाबर के सैनिकों की भयंकर पिटाई करता है और इस बयाना के युद्ध को जीत लेता है। यानी बयाना का किला अब वापस विजेता कौन हो गया है, राणा सांगा हो गया। अरे भाई वीरेंद्र सहवाग के सामने कोई टिकेगा क्या, नहीं टिकेगा। बाबर के सैनिकों को बुरी तरीके से मार मार करके नॉन स्टॉप दिल्ली तक छोड़कर आता है सांगा। बाबर बयाना के युद्ध में विजेता हो जाता है। सांगा इस बयाना के युद्ध में विजेता होता है। बाबर की हारी हुई सेना कहां पहुंच जाती है, दिल्ली में पहुंच जाती है। इस बात की सूचना बाबर को लगते ही बाबर आग बबूला हो जाता है।
बाबर क्रोधित हो जाता है, बोला भारत में आते ही हमारा नाक कटवा दिया, सांगा से हार गए, हिंदुस्तान में किसी से हार जाओ लेकिन सांगा से नहीं हारना चाहिए था। बयाना युद्ध हारने के पश्चात बाबर अपनी बयाना का बदला लेने के लिए राणा सांगा पर दोबारा से आक्रमण की तैयारी कर लेता है और इस बार वो आक्रमण करना चाहता है खानवा के मैदान में। बताओ इस बार कौन से मैदान में? खानवा के मैदान में क्या करना चाहता है? आक्रमण। बाबर पराजय का बदला लेने के लिए दोबारा से खानवा में इस पर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन बाबर के सैनिकों ने बाबर के सामने स्पष्ट शर्त रख दी कि हम पूरे हिंदुस्तान में किसी के भी सामने लड़ लेंगे लेकिन सांगा के सामने नहीं लड़ेंगे। यानी बाबर के सैनिकों ने सांगा के सामने लड़ने से ही मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि बयाना में बगा बगा करके पानी डाल डाल करके इनकी क्या की गई थी? पिटाई की गई थी। बाबर के सैनिकों ने कह दिया कि बाबर किसी के सामने लड़ने को लिए भेज दे, लेकिन हम किसके सामने नहीं जाएंगे? सांगा के सामने लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। बाबर के सैनिकों ने मना कर दिया। अब बाबर करे तो करे क्या? एक तरफ तो बाबर हारा हुआ है, यानी जले हुए के ऊपर नमक सैनिक और डाल रहे हैं। बाबर हारा हुआ, गुस्से से जल रहा है, लाल पीला हो रहा है और सैनिक लड़ नहीं रहे हैं। तब बाबर ने अपने सैनिकों को समझाया। सैनिकों को क्या कहा कि मैं शराब छोड़ दूंगा। इतिहास का सबसे शराबी शासक किसको कहते? बाबर को कहते। इतिहास का सबसे शराबी शासक बाबर को कहते। बाबर ने सैनिकों को कहा कि मैं शराब छोड़ दूंगा, आप कैसे भी करके सांगा पर आक्रमण करो। सैनिकों ने कहा नहीं, एक की जगह दो पी, लेकिन हम किसके खिलाफ आक्रमण नहीं करेंगे? सांगा के खिलाफ आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि बयाना भूला नहीं है। अभी तो 16 फरवरी, और फरवरी तो आपको पता है सर्दियों का मौसम है, और सर्दियों के मौसम में अगर लगी हुई ठीक आसानी से होती ही नहीं है। अभी तक जो है हाथ हिला रहे हैं बाबर के सैनिक। मित्रों, बाबर ने दूसरा प्रलोभन दिया कि मैं प्रत्येक सैनिकों को चांदी के सिक्के बंटवाऊंगा। बताओ चांदी के क्या बंटवाऊंगा? सिक्के। सैनिकों ने कहा चांदी के नहीं, तू सोने के सिक्के बंटवा, लेकिन हम तो किसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे? सांगा के खिलाफ। बाबर ने कहा मैं पूरे काबुल में प्रत्येक घर में सोने के सिक्के बंटवाऊंगा, आप तो बाबर के खिलाफ लड़ो। सैनिकों ने कहा बाबर जी हाथ जोड़कर कहते हैं सांगा का नाम मत लो, हमें सांगा का नाम लेते हो तो नींद तक नहीं आती, हम सांगा के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। बार बार मनाने का प्रयत्न किया लेकिन नहीं माने, तो अंत में बाबर ने धर्म जिहाद का नारा दिया। अंत में बाबर ने बताओ कौन सा नारा दिया? धर्म जिहाद का नारा दिया। बाबर ने इस्लाम की कसम खिलाई, बाबर ने इस्लाम के उपदेश दिए, और हर व्यक्ति के लिए सबसे ऊपर उसका मजहब होता है, उसका धर्म होता है। इसलिए इस्लाम की कसम खाकर बाबर ने इनको मुसलमानों की, इस्लाम की कसम खिलाई, कुरान की कसम खिलाई, तब जाकर के धर्म में बंद करके बाबर के सैनिक सांगा के साथ लड़ने को बताओ क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। अब बाबर की सेना सांगा के साथ लड़ने को तैयार है। बाबर की सेना सांगा के ऊपर आक्रमण कहां पर करेगी? खानवा के युद्ध में। और यह घटनाक्रम होगा 17 मार्च 1527 ईस्वी को। यह खानवा तो वर्तमान में बताओ कहां पर पड़ता है? रूपवास तहसील। और रूपवास तहसील तो जिला बताओ कौन से पुर में पड़ती है? भरतपुर में पड़ती है। अब एक तरफ से बाबर आया है, बाबर ने धर्म जिहाद का नारा दिया है, तो इधर राणा सांगा ने भी धर्म जिहाद का नारा दे दिया। अब यह युद्ध बाबर सांगा का युद्ध नहीं रहकर यह एक धार्मिक जिहाद का युद्ध हो गया था। एक तरफ हिंदू की अस्तित्वता का सवाल था, तो दूसरी तरफ मुगल अस्तित्व का सवाल था। दोनों तरफ, एक तरफ हिंदू शासक तो दूसरी तरफ मुस्लिम शासक। देखना सांगा का साथ देने के लिए बीकानेर से रायमल अपने कल्याणमल आता है, जेतसी का पुत्र। इसके अलावा आमेर से पृथ्वीराज कच्छा। मैं एक एक लिखवाऊंगा आपको, लेकिन एक बार मैं समझा रहा हूं मोटा मोटा। वागड़ से मोटा राजा उदय सिंह आता है, जगनेर से अशोक परमार आता है, रायसेन से सहलदी तंवर आता है, मेवात से हसन खां मेवाती आता है, चंदेरी से मेदिनी राय आता है, ईडर से भारमल आता है, नागौर से मेड़तिया आता है, जोधपुर से गांगदेव सातल देव आते हैं, सादड़ी से झाला अज्जा झाला सज्जा आते हैं। यानी जितने भी हिंदू सरदार थे वो सारे के सारे सांगा का साथ देने के लिए,
सारे के सारे सांगा का साथ देने के लिए इस खानवा के मैदान में आ गए और इस रिवाज को कहते हैं पाती परवन। कांस्टेबल 2008 के पेपर में पूछा गया, पाती परवन किस युद्ध से संबंध है? पाती परवन का संबंध खानवा युद्ध से है। पाती परवन का अर्थ होता है समस्त हिंदू राजाओं का एक छत्र के नीचे एकत्रित होना। क्या कहलाता है? पाती परवन कहलाता है। एक तरफ सारे के सारे हिंदू राजा एकत्रित हो गए हैं सांगा का साथ देने के लिए, दूसरी तरफ बाबर है। दूसरी तरफ बताओ क्या है? बाबर। सर ये नाम याद करें क्या? लिखवा दूंगा मैं, सारे नाम याद करने हैं, सब करना है, एक बार समझ लेना है, उसके बाद इसको मैं एक एक लिखवा दूंगा, यहां से प्रश्न निश्चित बनेगा। अब देखो, इधर हो गए अपना राणा सांगा, इधर हो गए राणा सांगा, ये बीच में रहा खानवा का मैदान, ये रहा अपना खानवा का मैदान, और इधर बताओ कौन है? बाबर। 17 मार्च के दिन दोनों सेनाएं इस मैदान में आ जाती है, खानवा के मैदान। मित्रों, सांगा के साथ जितने भी सैनिक थे, इन सभी सैनिकों ने पहली रात्रि को युद्ध की एक योजना बनाई। और युद्ध की योजना क्या थी? युद्ध की योजना क्या थी? सांगा ने सभी सैनिकों को कहा, देखो भाई, स्पिनर गेंदबाज मेरे से नहीं खेले जाएंगे, फास्टर कोई भी आ गया तो मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। यानी सांगा ने कहा कि आप सभी राजा मिलकर के एक काम कर दो, इस तोप को, क्योंकि सांगा को पता है बाबर आएगा, और बाबर आएगा तो अपने साथ क्या लेकर आएगा? तोप लेकर आएगा, और सांगा के पास उस समय तोप थी नहीं। अब क्या किया जाए? सांगा ने कहा कि आप तो सिर्फ एक काम कर दो, बाकी सब मिलकर के इस तोप को मत चलने देना, तोप की दिशा बदल देना, तोप का मुख अपनी राजपूत सेना की तरफ नहीं रहना चाहिए। अगर आपने तोप का मुख बदल दिया तो बाकी तो मैं आधी रात को भी इस बाबर को क्या कर दूंगा? धूल चटा दूंगा, क्योंकि सांगा तो अब तक ना जाने कितनों को धूल चटा चुका था। सांगा के जब बाले का वार होता था दोस्तों, एक एक साथ 11-11 आदमी मारे जाते थे। इतना करारा शासक, मेवाड़ की आन बान शान कहलाने वाला शासक राणा सांगा ने कहा, आप सिर्फ और सिर्फ तोप के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर लो, बाकी बाबर के सैनिकों को तो मैं आधी रात में पराजित कर दूंगा। युद्ध की पूरी योजना बन चुकी थी, आधे शासक तोप की दिशा बदलने वाले थे, लेकिन पता नहीं खुदा को क्या मंजूर था, पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था। एक शासक जिसका नाम था सहेलदी तंवर, और ये सहेलदी तंवर रायसेन एमपी से आया, रायसेन एमपी से राणा सांगा के समर्थन में आया, लेकिन युद्ध शुरू होते ही ये सहेलदी तंवर धोखा करता है, बाबर के पास चला जाता है। बाबर के पास जाकर के बाबर को पूरी की पूरी युद्ध की योजना बता देता है। यह सहेलदी तंवर बाबर को कहता, बाबर तोप की सुरक्षा बढ़ा दे, तोप की सुरक्षा बढ़ा दे, सांगा के सैनिक सबसे पहले तोप के ऊपर अधिकार करेंगे। मित्रों, सहेलदी तंवर के द्वारा जब यह गुप्त जानकारी बाबर को दे दी गई तो बाबर ने मित्रों इस तोप का जो सुरक्षा व्यवस्था का घेरा था, जो पहले त्रिस्तरीय था, अब उसको 7 स्तर का बना दिया। यानी तोप के चारों तरफ सैनिकों की संख्या 3 गुना कर दी गई, ताकि सांगा के सैनिक तोप तक नहीं पहुंच पाए। दूसरी बात, बाबर ने इस युद्ध में तुलगामा युद्ध पद्धति अपनाई। बाबर ने इस युद्ध में कौन सी युद्ध पद्धति अपनाई थी? तुलगामा युद्ध पद्धति। तुलगामा युद्ध पद्धति क्या होती है? मान लीजिए बाबर के पास 80,000 सैनिक है, तो बाबर 60,000 सैनिकों को ही मैदान में लड़ने के लिए भेजेगा, बाकी 20,000 सैनिकों को पूरे दिन आराम करवाएगा, रिजर्व में रखेगा। जब युद्ध आगे बढ़ेगा, समय बीतेगा, सायंकालीन समय होने वाला होगा, दोनों सेनाएं पूरे दिन से युद्ध लड़ते लड़ते थक चुकी होगी, तब ये पूरे दिन से आराम कर रहे सैनिक युद्ध भूमि में एंट्री मारेंगे और पूरे दिन के रिप्रेस सैनिक थके हुए सैनिकों के ऊपर भारी पड़ेंगे। युद्ध की ऐसी नीति बताओ कौन सी पद्धति कहलाती है? तुलगामा पद्धति कहलाती है।
मित्रों, युद्ध शुरू हुआ। सांगा के सैनिक युद्ध की योजना के तहत इधर जाते हैं तोप की तरफ, लेकिन तोप की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सांगा के सैनिक तोप खाने पर अधिकार नहीं कर पाते। इतने ही समय में इधर बाबर के तोपची मुस्तफा अली के द्वारा इस तोप खाने से गोला दाग दिया जाता। एक के बाद एक तोप खाने से गोले दागे जाते हैं। इस तोप की गर्जना इतनी जोर की थी कि राणा सांगा की सेना में शामिल हाथी और घोड़े तोप की गर्जना सुनकर के कान बेरे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। क्योंकि राजस्थान के जो वीर पशु थे, जो युद्धों में लड़ते थे, उन्होंने पहले कभी इतनी जोर की तोप की गर्जना सुनी नहीं थी। आज पहली बार बाबर की तोप की गर्जना सुन करके हाथी और घोड़े पागल हो जाते हैं। सांगा के ही हाथी और घोड़े आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। जैसे जैसे शाम होती है, लंच टाइम तक, टी टाइम तक तो राजपूत सेना हावी थी, लेकिन अंत में सायंकालीन समय में ये 20,000 सैनिक जो रिजर्व में बैठे थे, ये भी मैदान में उतर जाते हैं। थकी हुई राजपूत सेना के ऊपर ये भारी पड़ते हैं। और मित्रों, राणा सांगा भी लड़ता हुआ घायल हो जाता है। राणा सांगा भी लड़ता हुआ घायल हो जाता है। जब राणा सांगा घायल हो गया तो जाला अज्जा ने राणा सांगा का राज मुकुट धारण करके राणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर कर दिया। मित्रों, इस दृश्य को जब राजपूत सैनिकों ने देखा कि वीरेंद्र सहवाग आउट हो गया है, रन रेट ज्यादा चाहिए, बाकी बल्लेबाजों के हौसले भी पस्त हो जाते हैं। राणा सांगा के घायल होने के बाद राजपूत सैनिकों का जोश ठंडा पड़ने लगता है और शाम तक मित्रों इस युद्ध में बाबर के सैनिक जीत लेते हैं और बाबर के सैनिक इस युद्ध को जीतते हैं। अर्थात खानवा के युद्ध में विजेता बाबर होता है। और जैसे ही बाबर विजेता होता है, इस युद्ध के पश्चात एक उपाधि धारण करता है, गाजी। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का नाशक, यानी काफिरों का अर्थ हिंदुओं का नाशक है। बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। राणा सांगा घायल अवस्था में यहां से बाहर निकलता है। सांगा यहां से दौसा में पहुंचता है, घायल है। और घायल दौसा में एक स्थान पड़ता है बसवा। बसवा में राणा सांगा को थोड़ा सा होश आता है तो सांगा ने अपने साथियों से पूछा कि अपन कहां है, अपने सैनिक कहां है। इस साथियों ने समझाया अपन युद्ध हार चुके हैं, बाबर जीत चुका है। मित्रों, ऐसा कहते हैं कि सांगा इतना घायल होने के बावजूद 8-10 सैनिक जिन्होंने इनको पकड़ रखा था उनको जोर से फेंकता है और वहां पर अपना भाला रोप देता है। बाला रोप करके कहता है कि जब तक मैं बाबर को पराजित नहीं कर देता, मेवाड़ की पावन धरती पर कदम नहीं रखूंगा। आज भी जिस स्थान पर राणा सांगा ने गुस्से में अपना बाला रोपा था, वहां पर सांगा का चबूतरा स्थित है। हालांकि राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है, लेकिन बसवा दौसा में राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। यहां पर होश आ जाता है। राणा सांगा ने कहा कि जब तक बाबर को पराजित नहीं कर देता, जब तक बाबर पराजित नहीं कर देता, तब तक मैं मेवाड़ की पवित्र धरती पर कदम नहीं रखूंगा। सांगा ने अपने साथियों से पूछा, बताओ बाबर कहां है, बाबर कहां है। तो साथियों ने पूछा कि बाबर तो खानवा युद्ध जीतने के पश्चात चंदेरी गुजरात चला गया है। और चंदेरी स्थान पड़ता है गुजरात में, चंदेरी स्थान पड़ता है मध्य प्रदेश में। चंदेरी का उस समय जो राजा था उसका नाम था मेदिनी राय। साथियों ने बताया कि बाबर तो चंदेरी के मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए चला गया है। मित्रों, जैसे ही बाबर को सांगा को इस बात की पता लगती है, सांगा मित्रों अपने साथियों को कहते हैं कि अपनी सेना तैयार करो, अपना फर्ज बनता है। खानवा युद्ध में चंदेरी राय ने अपना सहयोग किया है, तो अब बाबर ने उस पर आक्रमण किया है, तो अपना भी फर्ज बनता है कि अपने को चंदेरी के शासक की रक्षा करनी। बाबर अपने साथियों से अपनी सेना तैयार करने को कहते हैं, लेकिन साथी बाबर को समझाते हैं, अरे बाबर जी, साथी जो है सांगा को समझा
समझाते हैं, साथी सांगा को समझाते हैं कि सांगा जी अपनी सेना मारी जा चुकी है, मेवाड़ की सेना इस समय युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो वीर होते हैं वो स्थितियों को नहीं देखते, वीर कभी हालातों के गुलाम नहीं होते। जो वीर पुरुष होते हैं वो हालातों के गुलाम नहीं होते बल्कि हालातों को गुलाम बनाते हैं। सांगा ने अपने साथियों को कहा जो कुछ भी बचा कुचा है उन सैनिकों को जल्दी से बुलाओ, अपने को चंदेरी चलना है, मेदिनी राय का सहयोग करना है और बाबर को हराना है। मित्रों, सांगा के साथियों ने सोचा सांगा की ये जिद मेवाड़ के इतिहास को, मेवाड़ की राज व्यवस्था को चौपट कर देगी। इस कारण सांगा को रास्ते में मित्रों कालपी स्थान पड़ता है। इस कालपी एमपी में बताओ क्या दे दिया जाता है, जहर दे दिया जाता है और जहरीला पदार्थ पीते ही राणा सांगा की 1528 ईस्वी में राणा सांगा की कालपी एमपी में बताओ क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यह था अपना मेवाड़ की आन बान शान का प्रतीक, वीरेंद्र सहवाग के उपनाम से प्रसिद्ध लड़ाकू शासक, वीर योद्धा शासक राणा सांगा। आशा करता